जी, तो एमसीक्यूज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम। और एमसीक्यूज़ है हमारे पास इस वक्त चैप्टर नंबर 12 सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। कॉस अल्फ़ा बाई 2 पूछ रहे हैं, कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला आपसे पूछ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, एक बात याद रखिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 12 है, बल्कि इनफैक्ट चैप्टर नंबर 10 में भी बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वो जो फार्मूलाज़ जो हैं वो बहुत सारे, यूँ समझ लीजिए कि हर फार्मूला जो है वो आपके लिए एक एमसीक्यूज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फार्मूलाज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो मेमोराइज़ होने चाहिए, उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी फार्मूला जो है वो एमसीक्यूज़ के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है। उनकी डेरिवेशन भी बहुत सारे फार्मूलाज़ की हम कर चुके हैं और बहुत सारे हमने वैसे प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेस के अंदर भी इस्तेमाल किए हैं, तो वो तमाम के तमाम याद होने चाहिए। अब ये एमसीक्यूज़ अगर मैंने एक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस अल्फ़ा बाई 2 ही आपसे जो है वो पूछा जाएगा। आपसे साइन अल्फ़ा बाई 2 भी पूछा जा सकता है, आपसे टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो है आपसे कॉस बीटा बाई 2 पूछ सकते हैं, आपसे साइन बीटा बाई 2 पूछ सकते हैं, टेंजेंट बीटा बाई 2 पूछ सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसके जितने भी फार्मूलाज हैं अच्छे से मेमोराइज़ होने चाहिए। इसी तरह चैप्टर 10 में चले जाएँ तो हमारे पास जो है वो सम इंटू प्रोडक्ट फार्मूलाज हैं। ठीक है, डबल एंगल फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज बहुत अच्छे से इसको मेमोराइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली अब इसकी बात कर लें कॉस अल्फ़ा बाई 2 की, तो देखो आपको जब ये फार्मूलाज मैंने लिखना बताए थे तो मैंने इसको याद रखने का थोड़ा सा तरीका बताया था। मैंने ये कहा था कि देखो हमारे पास आपको एक फार्मूला याद रखना होता है। कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला होगा हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, यानी अगर अल्फ़ा है ना तो यहाँ पर ए होगा, अल्फ़ा है तो यहाँ पर ए होगा, और बी और सी जो है वो क्या हो जाएंगे, वो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। अगर ऊपर अल्फ़ा होगा तो फिर ए ने जो है वो ऊपर होना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे हम बीटा की बात करें तो बीटा में क्या हो जाएगा कि हमारे पास अब यहाँ बीटा है तो बीटा का लिंक जो है वो साइड बी से होता है ना, तो फिर क्या होना चाहिए बोलिए, एस इंटू एस माइनस बी, और ए और सी जो है वो यहाँ आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर ये गैमा का आपसे पूछ लिया जाएगा तो फिर यकीनन क्या होगा कि हमारे पास ये देखिए अल्फ़ा है तो ए ऊपर है, बीटा है तो बी ऊपर है, गैमा है तो अब यहाँ पर सी को होना चाहिए, यानी एस इंटू एस माइनस सी, और यहाँ होना चाहिए ए बी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास कॉस का कोई भी पूछ सकते हैं। तो इस वक्त तो बहरहाल अल्फ़ा बाई 2 का पूछ रहे हैं, तो हमारे पास यानी इस फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन में कहाँ पर लिखा है, ये थर्ड ऑप्शन, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप ये एमसीक्यूज़ नोट कर लें साइड पे जो है ये कॉस के भी लिख लीजिएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2, वो भी रिकॉल करके लिख लीजिएगा, बल्कि देख के लिख लीजिएगा। रिकॉल करने में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए तो फिर वो गलती ना मेमोराइज़ करते रहें। ठीक है, और टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2 और टेंजेंट गैमा बाई 2 भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 9 फार्मूलाज बनेंगे तो समझें ये 9 एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है ना, हर एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे लिए जो है वो हर फार्मूला हमारे लिए जो है वो एक एमसीक्यूज़ होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मेरी लाइव क्लासेस ले चुके हैं उन्हें तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने यहाँ पर जो है जब एक्सरसाइज कराई थी तो ये फार्मूला लिस्ट जो है वो पूरी बनवा दी थी। ठीक है, तो आप लोगों को तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो यकीनन जो है ये ज़रूर लिख लीजिएगा, साइन के भी टेंजेंट के भी नोट कीजिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एक प्रॉपर्टी जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि कॉस ऑफ माइनस सीटा इक्वल्स टू, कॉस ऑफ माइनस सीटा इक्वल्स टू, इसके ऑप्शन में लिख दूँ। फर्स्ट ऑप्शन है माइनस साइन थीटा, सेकंड ऑप्शन है 1 ओवर कॉस थीटा, थर्ड ऑप्शन है कॉस थीटा एंड द फोर्थ वन इज कॉस इनवर्स थीटा। ये 4 ऑप्शन जो है वो दिया गया। देखो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमने जो है जब चैप्टर 10 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्कस हुई थी। वहाँ बात जो है वो साइन के हवाले से भी हुई थी और कॉस के हवाले से भी हुई थी। और जब साइन और कॉस के हवाले से बात हुई थी तो मैंने ये कहा था ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ना सिर्फ हम इसकी बात कर लेते हैं बल्कि इसके साथ हम साइन की बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बेटे प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। यानी साइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर एंगल नेगेटिव साइन के साथ आ जाए ना तो नेगेटिव साइन को बाहर शिफ्ट कर देते हैं। यानी साइन ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये भी जहाँ तक मेरी मेमोरी कहती है ये एमसीक्यूज़ आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो कोई भी पूछ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, साइन का पूछ लें, कॉस का पूछ लें। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये कॉस ऑफ माइनस थीटा। अच्छा, कॉस की खूबी ये होती है कि वो माइनस अगर नेगेटिव साइन आ रही हो ना, अगर माइनस आ रहा हो एंगल के साथ तो माइनस एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर इस वक्त कॉस के बारे में ही पूछ रहे हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो बेटा ये ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अच्छा, टेंजेंट के बारे में कभी पूछा नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपसे टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा के बारे में पूछ लें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा ना साइन ऑफ माइनस थीटा ओवर कॉस ऑफ माइनस थीटा। यानी टेंजेंट को आपने साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अब साइन ऑफ माइनस थीटा पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा ये सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, ये हो गया कॉस थीटा। माइनस एज इट इज लिखें, साइन अपॉन कॉस को लिख दें टेंजेंट। तो ये देख लीजिए कि हमारे पास टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर हो गया? माइनस टेंजेंट थीटा के। यानी इसे आप एज अ प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनफैक्ट पूछा नहीं है लेकिन बहरहाल पूछा जा सकता है। तो जिस तरह साइन का बिहेवियर होता है ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इसी तरह टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। ये इंटरमीडिएट में कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में ये क्वेश्चन जो है वो मुझे नज़र आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एनीवे नोट कर लीजिए, इंटरमीडिएट में ना सही बाद में आपको हो सकता है कहीं ना कहीं काम आ जाए, नोट कीजिए। जी, तो अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरह से स्टूडेंट डेली बेसिस के ऊपर जो है ये हमारी एमसीक्यूज़ की क्लास जो है वो चल रही है, आप डेली बेसिस के ऊपर इसको जो है वो नोट भी किया करें और इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी कर लिया करें, ठीक है। कोशिश होगी मेरी कि अराउंड जो है वो 100 के करीब जो है वो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लें। अगर हम ये कर जाते हैं, 100 के करीब एमसीक्यूज़ डिस्कस कर जाते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम्स में जो है वो कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सारे पास पेपर्स के हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी। तो जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन स्टूडेंट्स तक भी जो है ये एमसीक्यूज़ जो है पहुंचा दीजिएगा,
ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फार्मूलाज मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 10 और 12 के फार्मूलाज हैं, ठीक है ना, वो सारे मेमोराइज बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि वो फार्मूलाज जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, खाली चैप्टर 10 और चैप्टर 12 भी नहीं, बल्कि इनफैक्ट हमने 9 चैप्टर में भी फार्मूला पढ़ा था, वो तो आर्क लेंथ का फार्मूला था, S=R थीटा, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सबको मेमोराइज ही होगा। उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आ जाएँ आप, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करने का फार्मूला। फिर आ जाइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म जो है वो कैसे निकाली जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। इसी तरह से फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएँ तो HP जो है जिसे हम कहते हैं, उसमें हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, इनफैक्ट वो MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं, वो फार्मूलाज। तो जो फार्मूलाज हैं उन पर आपको कमांड होनी चाहिए। आप आ जाइए यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में, जनरल इक्वेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन में, तो उसमें जो है ओमेगा की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो है डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से जो है वो 4 केसेस हमने डिस्कस किए थे, वो आपके इल्म में जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये फार्मूलाज, ये कॉन्सेप्ट, इसको आप लेकर चलें। आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होप सो जो है ये चीज़ें भी आपकी साथ साथ रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, तो इन सब से जो है वो MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। तो MCQs हमारे पास जो है वो 35 ये MCQs, बल्कि हमारे पास जो है इस वक्त चैप्टर 3 सही है, इक्वेशन सही, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ, पहली इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन है x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x² माइनस x माइनस 1 बल्कि प्लस 1 है, तो ये तो फिर सिमिलर हो जाएंगे, ऑप्शंस रिपीट हो गए, ऑप्शंस रिपीट हो गए। ठीक है, चलिए मैंने बस लिख दिया, इसी को आप लिख लीजिएगा, और x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस वक्त आप देख सकते हो 4 ऑप्शंस हैं। यानी हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो वंस अगेन इसका ताल्लुक जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 3.6 है। एक्सरसाइज 3.6 में हमने पढ़ा था कि कभी भी ऐसा हो कि रूट्स के बिना और इक्वेशन हमें मालूम करनी हो, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कभी भी रूट्स गिवन हो और इक्वेशन मालूम करनी हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सम ऑफ रूट चाहिए होता है यानी रूट्स का सम, और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी हमें जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो चाहिए होता है, यानी रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर जो है वो हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर हो जाएगी, -1 के। क्यों, इसलिए कि 1 को उस तरफ हम ले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट्स का सम था, जो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी किसके बराबर हो गया, -1 के। तो सम ऑफ रूट यहाँ पुट करने के लिए हमें वैल्यू -1 पता चल गई है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब ये बराबर होता है 1 के। तो अब बेटे सम ऑफ द रूट हमें पता चल चुका है -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता चल चुका है 1। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट की जगह -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 1। तो बस अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, x² प्लस x प्लस 1, फर्स्ट वन ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन ऑप्शन ही करेक्ट है, नोट कर लें।
अच्छा, एक और मेरे पास जो है वो क्वेश्चन है MCQs, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2 एंड -3, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2 एंड -3। तो एक दफ़ा -2 और -3 को एडअप करेंगे तो रूट्स का सम मिल जाएगा, फिर -2 और -3 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। तो वैल्यूज़ तो एग्जामिनर चेंज कर सकता है, ठीक है ना। खाली आपने ये भी नोट कर लिया, इससे पहले भी आई थिंक इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप आसानी कर लोगे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कर ही ली होगी। तो फर्दर डिस्कस करते हैं। हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। असल में एक एक करके मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs ऐसे भी हैं जो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस सिलेबस की वजह से अब वो इस दफ़ा पेपर में नहीं आ सकते। तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों को बीच में से जो है वो चुन चुन के जो है वो करवा रहा हूँ जी। तो नेक्स्ट MCQs, अभी मैं बात कर ही रहा था आपसे पिछले MCQs में ज्योमेट्रिक सीरीज़ की मुताल्लिक। तो ये MCQs आ गया हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो है वो nth टर्म जो है वो आई थिंक जो है वो पूछ रहा है। मैं देख के और एग्जैक्ट आपको जो है वो बताता हूँ। जी, इन ज्योमेट्रिक सीरीज़ सम की बात कर रहे हैं, nth टर्म नहीं पूछा है। nth टर्म का फार्मूला पूछ लें तो nth टर्म किसके बराबर होती है, a × r⁻n−1, ठीक है। वो भी MCQs बन सकता है, लेकिन इस वक्त बहरहाल हमारे पास जो है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम अप टू n टर्म्स इक्वल्स टू, यानी सम अप टू n टर्म्स किसके बराबर होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया a × r⁻n−1, सेकेंड ऑप्शन a × r⁻n−1, थर्ड ऑप्शन r⁻n−1 ओवर r−1, और लास्ट ऑप्शन a × r⁻n−1 ओवर r-1। ये 4 ऑप्शन जो हैं वो हमें दिए गए हैं। तो यकीनी तौर पर हमें जस्ट सिलेक्शन ही करनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 फार्मूले एक तरह से कह सकते हैं बताए गए थे, ठीक है। एक फार्मूला था हमारे पास a × r⁻n−1 ओवर r-1, और एक था सम अप टू n टर्म्स का a × 1 - r⁻n ओवर 1 - ठीक है। ये वाला कब इस्तेमाल करते थे, 2 केसेस थे ना। ये फर्स्ट वाला, ये उस वक्त इस्तेमाल होता था जब रेशो ग्रेटर देन 1 होता था, ठीक है। और ये वाला उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब रेशो लेस देन 1 होता, ठीक है ना। तो बहरहाल इस वक्त चूँकि ऐसी कोई कंडीशन मेंशन ही नहीं है, आपसे सम का फार्मूला पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में दिया गया होगा। तो ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है ये करेक्ट है, a × r⁻n−1 और r-1। जब एक किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर nth टर्म फाइंड आउट करनी हो, अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड आउट करनी हो तो उसका फार्मूला होता है a × r⁻n-, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज जो है वो रिकॉल कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर जो है वो a और b के दरमियान हमें सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, वो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटीज़ के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी ये चीज़ काम आ सकती है। तो अगर बिटवीन द 2 नंबर्स a एंड b हमने हार्मोनिक मीन तो सीखा है ना, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है 2ab/a+b। इसी तरह अर्थमेटिक मीन भी अगर आप अपने पास लिख लें तो ये चीज़ें बाद में आपको काम आ सकती हैं। यानी अर्थमेटिक मीन हमारे पास जो है उसका फार्मूला होगा a+b/2, ठीक है। तो बिटवीन द 2 नंबर्स अगर अर्थमेटिक मीन चाहिए तो उसका फार्मूला है a+b/2। अगर ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो उसका फार्मूला √ab है, ठीक है। वो भी कोर्स में नहीं है हमारे इस रिड्यूस सिलेबस की वजह से। लेकिन हार्मोनिक मीन का जो है वो जिक्र है, क्या होता है हार्मोनिक मीन, 2ab/a+, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले MCQs की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 आयोटा -1 और उसके ऊपर एक बार आपको नज़र आ रहा है, ये यकीनन जो है ये कॉन्जुगेट का सिंबल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 आयोटा -1 कॉन्जुगेट ऑफ 2 आयोटा -1, इसका रियल पार्ट आपने बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये देख लीजिए क्वेश्चन खाली ये नहीं है 2 आयोटा -1, अगर खाली 2 आयोटा -1 होता तो रियल पार्ट इसका क्या होता, -1। आप लोगों को याद होगा पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है और जिसके साथ आयोटा मौजूद हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसके कॉन्जुगेट का रियल पार्ट पूछ रहे, इसके कॉन्जुगेट का रियल पार्ट पूछ रहे हैं। इसका मतलब पहले इसका कॉन्जुगेट तो निकालें। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या पढ़ा था हमने कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, तो आप जो है क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज कर दोगे। तो -2 आयोटा -1 हो जाएगा, -2 आयोटा -1 हो जाएगा। अब इसका रियल पार्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट वही रहेगा -1, क्योंकि कॉन्जुगेट में आपको फिजिकली मैंने करके इसलिए बताया, कॉन्जुगेट निकालना भी जो समझ में आ जाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। तो हमें तो इस कॉन्जुगेट के रियल पार्ट की बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो रियल पार्ट में तो कॉन्जुगेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर -1 ही होगा। हाँ, ये होता ना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे जो है इसके कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे होते, इस कॉन्जुगेट के जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपसे पूछ रहे होते। तो आप क्या करते, फिर आपको जो है ये कॉन्जुगेट निकालने की ज़रूरत थी और फिर आप उसका इमेजिनरी पार्ट बताते हो किसके बराबर होगा, वो -2 के बराबर होगा। लेकिन अभी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका कॉन्जुगेट निकालें या ना निकालें, रियल पार्ट सेम ही रहेगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास -1। नोट कीजिए। नेक्स्ट MCQs, एक बार फिर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से 99 फैक्टोरियल ओवर 100 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़ 0.99, second option is 0.01, third option is 0.001 and the last option is 100. अब इस MCQs को सॉल्व करना है, इंटरमीडिएट का पेपर है, उठाइए कैलकुलेटर और सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ज़रा इसको सॉल्व करवा दूं ताकि अगर इस ऐसा कोई क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास जो है वो यहाँ पर लिखा है 99 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल ओवर 100 फैक्टोरियल। अब ये आपको MCQ जो है ना, ये अलजेब्रिकली फार्मूलाज की मदद से मैं क्यों करना बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यही सारे MCQs जो हैं ये आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाओगे या वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए भी जो है ये फार्मूलाज, ये हमारे जो डिस्कशन हो रहा है, ये जो MCQs की क्लासेस हो रही हैं, ये उनके लिए भी कारआमद है। तो आपको जाहिर सी बात है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो इस वजह से भी मैं साथ साथ ये ट्रिक बताता जा रहा हूँ। कैलकुलेटर अलाउ हो तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, उठाइए कैलकुलेटर और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे ताकि आप ये साथ साथ जानते रहें। तो न्यूमिनेटर में 99 फैक्टोरियल एज इट इज़ आएगा, डिनोमिनेटर में 100 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब तो पता है कि उससे लेस तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ तक, 1 तक। लेकिन मैं क्या करूँगा कि 100 के बाद लेस नंबर है 99, यहीं पर इसको रोक दूँगा
और रोकने के लिए फैक्टोरियल काम आता है। तो बस आपने क्या किया, ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और हमारे पास 1/100 आ गई। और 1/100 इनमें से जो है वो किस ऑप्शन के बराबर होगा, तो ये होगा 0.01 के बराबर। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये करेक्ट होगा। नोट कीजिए।